हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं कि चक्रण चक्रण युग्मन क्या होता है और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। आपने चक्रण चक्रण युग्मन तो हम देख चुके थे, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट हमने नहीं देखा था। कपलिंग कांस्टेंट मतलब युग्मन स्थिरांक। तो ये चक्रण चक्रण युग्मन जाना था आपने कि क्या होता है, कि किस तरह अगर निकटवर्ती दो अलग अलग रासायनिक वातावरण युक्त प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उनके चक्रण चक्रण के मध्य क्या होता है, युग्मन होता है, जिसके कारण सिग्नल क्या होते हैं, विपाटित हो जाते हैं। जहाँ एक संकेत मिलना होता है वो मल्टीप्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने देखा था चक्रण चक्रण विपाटन। आगे देखिए युग्मन स्थिरांक। ये युग्मन स्थिरांक क्या होता है, तो देखिए युग्मन स्थिरांक क्या होता है। तो आज हम देखेंगे युग्मन स्थिरांक। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे युग्मन स्थिरांक को जैसे प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है युग्मन स्थिरांक, तो जब किसी काल्पनिक यौगिक के लिए गए हुए संकेत में, मतलब प्राप्त निर्माण संकेत में, जो कि मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होता है, उसके दो निकटवर्ती शिखरों के बीच का जो अंतराल होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मन स्थिरांक कहते हैं। क्या हुआ युग्मन स्थिरांक का मान, कि किसी मल्टीप्लेट के किसी कार्बन यौगिक के लिए प्राप्त निर्माण संकेत जो कि मल्टीप्लेट है, उसमें दो निकटवर्ती शिखरों के बीच का जो अंतराल होता है उसे कहते हैं युग्मन स्थिरांक। हमने कहा है किसी मल्टीप्लेट में और समीप स्थित शिखरों के बीच का अंतराल। देखिए जैसे ये क्या है, एक डबलेट है, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, ये मल्टीप्लेट है ना, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लेट है। तो इन दोनों निकट स्थित शिखरों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मन स्थिरांक। इसी तरह इस ट्रिपलेट में ये निकटवर्ती दो शिखर है और इनके बीच का जो अंतराल कहलाता है वो क्या कहलाता है, युग्मन स्थिरांक। इसी तरह आप क्वाड्रेट में भी देख सकते हैं, ये आपको मिली जे की वैल्यू। अगर दो सिंगलेट सिग्नल हुए तो क्या इनके बीच का अंतराल ये युग्मन स्थिरांक होगा, नहीं होगा, ठीक है। युग्मन स्थिरांक के लिए मल्टीप्लेट का होना आवश्यक है और मल्टीप्लेट में भी दो निकटवर्ती शिखरों के बीच का अंतराल ही युग्मन स्थिरांक कहलाता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस और इसके बीच का जो अंतराल है वो युग्मन स्थिरांक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखिए किस तरह युग्मन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है। आगे देखिए, हम अभी आप बोर्ड पे आपके सामने प्रेजेंट है कि युग्मन स्थिरांक की वैल्यू के आधार पर हम एक डबलेट और दो सिंगलेट में अंतर कर सकते हैं ना। कैसे, क्योंकि जो जे की वैल्यू होती है वो किसी कार्बन यौगिक का अभिलाक्षी गुण होता है। अभिलाक्षी गुण का मतलब क्या होता है, जो कि बाह्य परिवर्तनों से परिवर्तित नहीं होता है। हमें पता है कि जब हम एनएमआर संकेत प्राप्त करते हैं तो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, और कार्बन यौगिक की सांद्रता में भी परिवर्तन कर दिया जाए, यदि जे का मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जे बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो आपके पास में वहां क्या है, या तो एक डबलेट सिंगल है, मतलब कोई ना कोई आपके पास में मल्टीप्लेट है। लेकिन अगर जे का मान परिवर्तित हो जाता है तो वहां क्या होगा, डबलेट ना होकर दो सिग्नल संकेत प्राप्त होंगे। तो इस तरह हम जे की वैल्यू से एक डबलेट और दो सिंगलेट सिग्नल को विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह हम जे की वैल्यू से दो डबलेट वो एक क्वाड्रेट को विभाजित कर सकते हैं। कैसे, अगर दो डबलेट अलग अलग होंगे, दो
प्रभावित होगी। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेट है, आपको पता है कि क्वाड्रेट और डबलेट दोनों में जे की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, आपको ये पता ही है। तो इस तरह अगर क्वाड्रेट और डबलेट में विभाजन करना हो तो हम जे की वैल्यू के आधार पर इसको विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेट है उसमें जो जे की वैल्यू होगी वो बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर दो डबलेट संकेत हमारे पास है और हम बाह्य कारक को चेंज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां जो जे है वो क्वाड्रेट वाला जे होगा ही नहीं। ठीक, वहां कौन सा वाला जे होगा, डबलेट वाला जे होगा। तो आपने देखा कि क्या होती है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की परिभाषा और किस तरह इसका यूज किया जा सकता है, कि कहां पर हम एक सिग्नल संकेत और एक डबलेट के मध्य विभाजन कर सकते हैं और दो डबलेट और एक क्वाड्रेट के मध्य विभाजन कर सकते हैं। आगे देखिए, आप लोग एनएमआर का काफी सारा पोर्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके जो क्वेश्चंस जहां से पुट होते हैं, क्वेश्चंस तो आपको थ्योरेटिकल जो मिलेंगे वो तो जो पोर्शन पढ़ चुके हैं उससे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया, जैसे हम अभी तक हमने एक भी क्लास में ये नहीं देखा है कि किसी कार्य विधि के लिए हम एनएमआर संकेत कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब उसके लिए एनएमआर संकेत कितने होंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये हमने आज तक की क्लास में नहीं देखा है। तो हम आज क्लास में देखते हैं कि किसी कार्य विधि के लिए कितने एनएमआर संकेत मिलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है और ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, किसी कार्य विधि के लिए एनएमआर संकेत कितने मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। रासायनिक वातावरण से, जिनका रासायनिक वातावरण अलग अलग हो, इस प्रकार के कितने प्रोटॉन कार्य विधि में प्रेजेंट हैं, उतने ही हमें एनएमआर संकेत मिलते हैं। अगर सारे प्रोटॉन का रासायनिक वातावरण समान हुआ तो हमें एक एनएमआर संकेत मिलेगा। यदि एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हमें एक से अधिक प्रकार के संकेत मिलेंगे। अब ये रासायनिक वातावरण क्या होता है, देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी जो एटम वो हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है वो समान होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल समान होना चाहिए। ये सारे के सारे कारक अगर समान हैं तो वह रासायनिक वातावरण क्या होगा, उनका समान होगा। लेकिन अगर इनमें भिन्नता है तो उनका रासायनिक वातावरण क्या होगा, अलग होगा और वो एनएमआर संकेत भी अलग अलग प्रदान करेंगे। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है मीथेन CH4। आपको CH4 में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 4। लेकिन देखिए, ये जो चारों प्रोटॉन हैं, देखो ये वाला हाइड्रोजन सीधा किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से, और इसके बाद में ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, इस वाले हाइड्रोजन से। तो इन दोनों के मध्य भी CH है, इन दोनों के मध्य भी एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, और आगे भी ये एक दूसरे से, ये कार्बन इस, माना कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको छोड़ करके इस कार्बन जो जुड़ा हुआ है वह सबसे मिलकर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सभी के बीच में कोण क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो देखिए, यहाँ बॉन्ड एंगल भी समान है, बंध लंबाई भी समान है, बंध भी समान है, तो इनका चारों का वातावरण क्या हुआ, समान हुआ। इसलिए ये चारों के चारों रासायनिक रूप से क्या हुए, एक समान हुए। तो एक समान जो प्रोटॉन होते हैं वो एनएमआर संकेत कितने देंगे, 1 देंगे। ठीक है, एक मिनट इसको यही रोकते हैं। ये जो रासायनिक वातावरण से समान असमान है, इससे जुड़ी हुई ये 2-3 परिभाषाएं हैं, पहले हम इसको देखते हैं। पहली परिभाषा देखो, अभी अभी मैं यूज कर रही थी कि इनका रासायनिक वातावरण समान है, तो इसी से जुड़ी हुई टर्म है, जिनका रासायनिक वातावरण समान है उन प्रोटॉन को हम कहते हैं रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉन या रासायनिक तुल्य प्रोटॉन। देखिए कैसे, वही जो अभी हमने इसमें देखा वही उसकी परिभाषा है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन का रासायनिक
समान है तो हम उन्हें रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहते हैं या रासायनिक तुल्य क्षिप्त प्रोटॉन कहते हैं या होमोट्रॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। ये तो हुई आपकी होमोट्रॉपिक प्रोटॉन की परिभाषा। सेकंड देखिए एनेंशियोट्रॉपिक। एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन या दर्पण प्रतिबिंब प्रोटॉन, देखो इसका मतलब क्या है। यदि किसी कार्बन यौगिक में जुड़े हुए हाइड्रोजन को एक एक करके अन्य समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें मिलने वाली दोनों संरचनाएं यदि दर्पण प्रतिबिंब होती हैं तो इस तरह के प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन कहा जाता है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए इस पे ये क्या है अपने पास में, एथेनॉल है। इसमें दो तरह के प्रोटॉन आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि इन प्रोटोनों को हम जेड से रिप्लेस करते हैं, पहले इसको प्रोटॉन को रिप्लेस किया तो हमें ये मिला, फिर इसको रिप्लेस किया तो ये मिला, इन दोनों के बीच में दर्पण लगाया तो हमें बताइए ये दोनों एक दूसरे की क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह इन दोनों प्रोटॉन को हम क्या कहेंगे, एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। ये क्या है कि किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित वो हाइड्रोजन, किसी कार्बन यौगिक से वो हाइड्रोजन जिनको यदि अन्य समूह से रिप्लेस कर दिया जाए तो मिलने वाली संरचनाएं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। देखिए कैसे, ये देखिए इन दोनों प्रोटॉन को जब हमने जेड से रिप्लेस किया तो हमें एक तो ये प्राप्त हुआ, एक हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, नहीं है। तो इस तरह ऐसे प्रोटॉन को क्या कहते हैं हम, डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। तो आप तीन परिभाषा देखेंगे यहाँ पर, होमोट्रॉपिक प्रोटॉन, स्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। होमोट्रॉपिक प्रोटॉन जिनमें रासायनिक वातावरण समान हो, एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन जिनमें अन्य समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संरचनाएं दर्पण प्रतिबिंब हो, डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन जिनमें अन्य समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संरचनाएं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये आपने आपका पहला एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैथेन की क्या है, एथेन। इसमें देखिए ये जो चारों हाइड्रोजन है ये सीधे किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से, फिर ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, इस CH3 से। इसी तरह इस CH3 के जो चारों हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड है, इस कार्बन से, फिर ये CH3 किससे बॉन्डेड है, इस वाले से। मतलब दोनों का बॉन्ड जो बॉन्डेड है, जो बॉन्ड है वो क्या है, समान है। बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, समान होगा। दोनों का संकरण क्या है, sp3
हमने क्या लिखा है 1 क्लोरोएथेन। इसमें देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसका कार्बन पर एक बॉन्ड कौन सा है जो कि क्लोरीन से बॉन्डेड है, जबकि ये वाला जो कार्बन है इसके सारे जो सारे तीनों बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड है और जो एक बॉन्ड है वो किससे बॉन्डेड है कार्बन से। इसलिए इनका रासायनिक वातावरण क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का तो रासायनिक वातावरण समान होगा और इन तीनों का समान होगा। तो हमें यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोटॉन मिले 2 प्रकार के। मानो हम इसको एक कह देते और इसको डी कह देते हैं। तो जितने प्रकार के प्रोटॉन मिलेंगे हमें NMR संकेत भी उतने ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ NMR संकेत कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। ठीक है, आपने अभी भी क्या देखा था, एक तो देखा था आपने मेथेन, एक देखा आपने एथेन, एक देखा आपने 1 क्लोरोएथेन। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसके एग्जाम्पल पहले देख चुके हो। ये क्या है टेट्रामेथिलसिलेन। ठीक है, इसे हम मानक के रूप में लेते हैं, रासायनिक शक्ति के रूप में आप लोग नेक्स्ट क्लास में देख चुके हो। तो टेट्रामेथिलसिलेन है, तो टेट्रामेथिलसिलेन की जो चारों CH3 है वो एक जैसे हैं, तो 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसलिए इनका NMR संकेत भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपने भी देखा कि किस तरह रासायनिक वातावरण एक समान है और इसमें असमान है। आगे के उदाहरण हम अगली क्लास में देखेंगे।